नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम 20वीं शताब्दी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दार्शनिक हन्ना एरेंट के राजनीतिक विचारों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के एमए फाइनल के 5th पेपर कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी में यह विचारक आपके कोर्स में है। और वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी की बात आती है तो हन्ना अरेंट उन सभी विचारकों में अग्रणी रहता है। अरेंट का जन्म 1906 में हुआ जर्मनी में। ये एक यहूदी थी और 1933 में हिटलर के उदय के पश्चात जब नाजीवादी जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार प्रारंभ हो गए, उसके पश्चात 1943 में इन्होंने जर्मनी छोड़ा। इनकी शिक्षा दीक्षा सब जर्मनी में ही हुई। 1943 से 1950 तक का जो काल है, ये चेकोस्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस आदि अनेक देशों में शरणार्थियों का जीवन व्यतीत करती हुई 1950 में ये अमेरिका पहुंची और वहाँ पर उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ग्रहण की। और अमेरिका में जाने के पश्चात इन्होंने अपने आप को राजनीतिक विचारक और चिंतक के रूप में स्थापित किया। 1975 में अमेरिका में ही इनकी मृत्यु हुई। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है। 18 से अधिक पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं और दुनिया के राजनीतिक चिंतकों का ध्यान इन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया है। राजनीतिक दर्शन की परंपरा के पुनरुत्थान के रूप में इनको देखा जाता है। इनकी सर्वप्रमुख जो पुस्तक है अमेरिका जाने के बाद प्रकाशित हुई 1951 में, द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। ये राजनीतिक दर्शन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें उन्होंने नाजी जर्मनी में हिटलर तथा सोवियत संघ में स्टालिन के साम्यवाद के शासनों का एक समीक्षा प्रस्तुत की है। द ह्यूमन कंडीशन 1958 में प्रकाशित हुई। इसमें 20वीं शताब्दी में के समकालीन राजनीतिक जीवन में मनुष्य की क्या स्थिति है, इसका चित्रण किया है। आइशमैन इन यरूशलेम, अ रिपोर्ट ऑन द बेनालिटी ऑफ इविल 1963 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। और इस पुस्तक का संदर्भ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आइशमैन जो था वो एक कर्नल था जर्मनी की नाजी सेना में, और इसको उच्चाधिकारियों ने यह निर्देश दिया था, यह आदेश दिया था कि उसको यहूदियों का सामूहिक जनसंहार करना है, एक्सटर्मिनेशन कैंप्स में उनको डाल करके। घेटो एक GHETTO, घेटो एक शब्द है जिसका अर्थ है कि छोटे छोटे चैम्बर्स में यहूदियों को एक साथ इतनी संख्या में डाल दिया जाता था कि उनका वहां पर दम घुट करके वो मर जाएं। तो ये एक सामूहिक जनसंहार था, नरसंहार था। और आइशमैन ने हिटलर के आदेशों का बहुत ही आज्ञा जो है वो एक अनुशासित सिपाही की तरह उन्होंने उसकी आज्ञाओं का पालन किया, बिना परिणाम की ओर देखे हुए कि इसके परिणाम स्वरूप कितने निरपराध और निर्दोष यहूदियों का के जीवन का अंत हो जाएगा। इन्हीं आइशमैन को 1960 में इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उन्होंने ढूंढ निकाला था और बाद में इजराइल के यरूशलेम में उन पर हत्याओं, नरसंहार के अपराध में उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा दी गई। इस मुकदमे के दौरान आइशमैन ने जो कुछ भी अपने पक्ष में कहा और न्यायाधीश ने जो भी अपना निर्णय सुनाया, उसके आधार पर हन्ना एरेंट ने यह पुस्तक लिखी थी। और इस पुस्तक में उनका जो प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है वो बुराई की गंभीरता अथवा बुराई की सामान्यता की एक समीक्षा करना है। उन्होंने एक नई टर्म गढ़ी जो कि पॉलिटिकल फिलॉसफी के क्षेत्र में हन्ना एरेंट के नाम से ही जानी जाती है, द बेनालिटी ऑफ इविल। द बेनालिटी ऑफ इविल का अर्थ ये है कि बुराई
की गंभीरता को नहीं समझते हुए उसे एक सहज, एक बहुत ही सामान्य कृत्य समझ लेना। एरेंट के अनुसार आइशमैन ने यही किया था। उन्होंने इस बात का चिंतन तक नहीं किया कि उसके इस कृत्य के परिणाम स्वरूप लाखों यहूदियों के जीवन का अंत होने वाला है और यह मानवता के विरुद्ध एक गहन अपराध है। बिना इस बात की चिंता किए आइशमैन ने केवल सेना के रेजिमेंट में अपने उच्चाधिकारी का पालन करते हुए एक सैनिक के कर्तव्य का निर्वहन किया। यह एक गंभीर बुराई की जो सामान्य स्थिति आयुष्मान के दिमाग में थी, इसी को वो प्रस्तुत करती हैं और इसको 20वीं शताब्दी के समकालीन जीवन पर भी इसको आरोपित करने का प्रयास करती हैं। 1963 में ही उनकी एक और पुस्तक आई, ऑन रिवॉल्यूशन, जिसमें उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की राज्य क्रांतियों का एक समीक्षात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। द क्राइसिस ऑफ द रिपब्लिक 1972 में ये पुस्तक आई और इस पुस्तक में वो अमेरिका के समकालीन जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को उजागर करती हैं। 1977 में मरणोपरांत एक पुस्तक आई जो कि उस समय वो लगभग पूरा कर चुकी थी, द लाइफ ऑफ द माइंड, अर्थात मानसिक चिंतन की अवस्थाओं में व्यक्ति किस प्रकार का जीवन जीता है। तो यहाँ पर वो थिंकिंग, विलिंग और जजमेंट, ये जो तीन मेंटल फैकल्टीज हैं, मानसिक अवस्थाएं हैं मनुष्य की, तो मानसिक जीवन पर उन्होंने विचार किया है। 1975 में उनकी मृत्यु हुई और 1977 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। मेन इन डार्क टाइम्स, उन्होंने अपने पसंद के चुनिंदा उन चिंतकों के विचारों का इसमें रखा है जिन्होंने 20वीं शताब्दी के बहुत ही निराशापूर्ण समय में एक आशा की किरण अपने काम के माध्यम से जगाई थी। द प्रॉमिस ऑफ पॉलिटिक्स, यह पुस्तक 1993 में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जजमेंट, यह पुस्तक 2003 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा भी उनके पुस्तकों की जो फहरिस्त है बहुत लंबी है, किंतु राजनीतिक दृष्टिकोण के हिसाब से ये जो पुस्तकें हैं ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। उनका जो दायरा था, चिंतन करने का जो दायरा था, वो किसी एक बिंदु पर टिका हुआ नहीं था और इन सभी पुस्तकों में उन्होंने अलग अलग समस्याओं पर, उन समस्याओं को केंद्र में रखते हुए विचार प्रस्तुत किए हैं। किंतु समग्र रूप से यदि हन्ना एरेंट के राजनीतिक दर्शन का यदि निचोड़ निकालें तो वो उन्हें हम रिपब्लिकन परंपरा में कहीं स्थित पाते हैं। उनका जो प्रमुख केंद्रीय प्रतिपाद्य विषय है वो मनुष्य की गरिमा को पुनर्स्थापित करना है। मनुष्य को समूह में नहीं, वरन मनुष्य को मनुष्य होने के रूप में ही, एक मनुष्य की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। 20वीं शताब्दी में बढ़ते हुए विज्ञानवाद के कारण, बढ़ती हुई अधिनायकवादी प्रवृत्तियों के कारण और ऐसे बहुत से कारण रहे जिनके कारण कि मनुष्य की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई है। इस वास्तविक स्वतंत्रता को कैसे प्राप्त किया जाए, अपनी सभी समस्याओं के केंद्र में उन्होंने इसी बात को रखा है। द ह्यूमन कंडीशन, यह पुस्तक 1958 में प्रकाशित हुई और इस पुस्तक में वो समकालीन जो 20वीं शताब्दी है उसमें आधुनिक सभ्यता के नैतिक और बौद्धिक विन्यास पर प्रकाश डाला है और वो ये बताती हैं कि 20वीं शताब्दी का जो चिंतन है वो नैतिक दृष्टिकोण को पीछे धकेल देता है और इसलिए यह गलत है। उनके अनुसार अब तक जो दर्शन का विकास हुआ वो प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुरूप हुआ, जबकि वास्तव में जिस राजनीतिक दर्शन की हम बात करते हैं या समाज के दर्शन की बात करते हैं वो प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के जो नियम हैं उन प्रकृति के नियमों को संचालित करने वाली एक ईश्वरीय सत्ता है और उसको बाधित करने वाला कोई भी नहीं है। किंतु जो मानव समाज के नियम हैं उन्हें मनुष्य ही बनाता है और अपने समाज के लिए मनुष्य ही लागू करता है। इसलिए वो उस तरह से निरपेक्ष नहीं रह सकता जिस प्रकार से प्राकृतिक नियमों को प्रकृति में निरपेक्ष देखा जाता है। तो इस प्रकार
हन्ना एरेंट का यह निष्कर्ष है कि प्राकृतिक विज्ञानों के अनुरूप या प्राकृतिक नियमों के अनुरूप ही यदि हम मानव समाज में भी उन नियमों के अनुरूप ही हम अपने दर्शन को, अपने सिद्धांतों को आरोपित करेंगे तो यह ठीक नहीं रहेगा। मनुष्य के समाज के लिए अलग से मूल्य प्राथमिकताओं का होना आवश्यक है। तो मूल्यों की महत्वपूर्ण स्थिति को वो अपने दर्शन में पुनर्स्थापित करती हैं। इस पुस्तक में वो नए शब्दों को गढ़ती हैं अपनी बात को रखने के लिए। वो दो शब्द बनाती हैं, वीटा एक्टिवा और वीटा कॉन्टेम्पलेटिवा। वीटा एक्टिवा का अर्थ है एक्टिव लाइफ या सक्रिय जीवन। 20वीं शताब्दी जो है वो सक्रिय जीवन की शताब्दी है, लेकिन 20वीं शताब्दी में एक जो गलत बात हुई या एक जो निराशाजनक बात हुई वो ये थी कि उन्होंने चिंतन की अवस्था को, सक्रिय चिंतन का जो स्तर था उसको पीछे धकेल दिया। वीटा कॉन्टेम्पलेटिवा का अर्थ है सक्रिय मनन की स्थिति, यानी कि मनन और मीमांसा, निरंतर चिंतन करने की जो प्रक्रिया है वो परंपरागत राजनीतिक दर्शन का केंद्रीय विषय रहा सुकरात के समय से लेकर के 19वीं शताब्दी तक के कालखंड में। उस चिंतन को 20वीं शताब्दी ने कहीं पीछे धकेल दिया, उसके महत्व को बहुत कम कर दिया और सक्रिय जीवन को ही उसने फ्रंट पर रखा। उसका परिणाम ये हुआ कि 20वीं शताब्दी नैतिक दृष्टिकोण से जो है वो नैतिक दृष्टिकोण से बांझ हो गई और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही 20वीं शताब्दी के मनुष्य ने अपनी प्रगति करनी चाहिए। जब वीटा एक्टिवा की बात करते हैं, सक्रिय जीवन की बात करते हैं, तो उस गतिविधि को एरेंट 3 प्रकार की गतिविधि में विभाजित करती हैं, लेबर, वर्क तथा एक्शन। लेबर एक निम्न स्तरीय गतिविधि है, वर्क एक मध्यम स्तरीय गतिविधि है और एक्शन एक उच्च स्तरीय गतिविधि है। लेबर जब मनुष्य करता है तो लेबर करते हुए वो जो भी गतिविधि करता है, एरेंट के अनुसार वह अन्य प्राणियों के समकक्ष ही है। अर्थात जन्म लेने के साथ ही प्राणी जिन कार्यों को करता है, चाहे वह पशु है चाहे वो मनुष्य, वे सभी कार्य लेबर की श्रेणी में गिने जाएंगे। जिंदा रहने के लिए मनुष्य भोजन करता है, उत्पादन करता है, अपने आप को सुरक्षा देने का प्रयास करता है और अपनी प्रजाति को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से ये सभी कार्य प्रत्येक प्राणी करते हैं, इसमें मनुष्य कुछ अलग नहीं करता। लेबर की एक विशेषता बताते हुए एरेंट ये कहती हैं कि लेबर वह है, श्रम वह है जिसे संरक्षित नहीं किया जा सके। अर्थात लेबर उत्पन्न होने के साथ ही उसे यदि उसका उपभोग नहीं कर लिया जाएगा तो वो समाप्त हो जाएगा बिना किसी उपयोगिता के। जैसे हम भोजन बनाते हैं, अपने आप को जिंदा रखने के लिए भोजन खाते हैं, तो भोजन बनाने और खाने की प्रक्रिया ये बार बार चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार भोजन बनाया और हमेशा के लिए मनुष्य जिंदा रह गया। खेत में जब किसान उत्पादन करता है, अन्न का उत्पादन करता है, सब्जी का उत्पादन करता है, तो वो एक प्रकार का लेबर वर्क है, क्योंकि उसे संरक्षित नहीं किया जा सकता, उसको बार बार करना पड़ेगा। इस प्रकार से लेबर जो प्रकृति से ही क्षरण होने वाला है, उत्पन्न होने के साथ ही उसका विनाश प्रारंभ हो जाता है, इसको सुरक्षित संरक्षित नहीं किया जा सकता। पर क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए इसकी जरूरत है, इसलिए यह अत्यधिक आवश्यक एक्टिविटी है और लेबर ही जिंदा रहने का जो है वो प्राणी के जिंदगी का प्रमाण है। इसलिए यह एक मूलभूत गतिविधि है। दूसरा आता है वर्क अथवा कार्य। लेबर की प्रकृति है समाप्त हो जाना, उसका तुरंत ही क्षरण हो जाना, किंतु वर्क वो गतिविधि है जो स्थायी रहती है, जो मनुष्य के मरने के पश्चात भी उसका जो प्रभाव है या उसकी जो उपस्थिति है वो कायम रहती है। जैसे मनुष्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के कौशल, विभिन्न हथियारों को बनाना, विभिन्न मशीनों को बनाना, विभिन्न कलाओं का विकास करना,
संगीत है, साहित्य है, चित्रकला है, मूर्तिकला है, एक बार यदि ये बना लेते हैं तो ये फिर अनंत काल बहुत लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। हम भारत में रामायण, गीता, यदि महाभारत का उदाहरण लें तो हजारों साल पहले ये बनाए गए थे, लेकिन आज भी ये जो वर्क है, ये जो कृतियां हैं वो जिंदा है। इसी प्रकार अगर छोटे कौशल की यदि हम बात करें तो एक टेबल यदि बना दी जाती है तो उसका उपयोग लंबे समय तक होता है, मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उसका उपयोग अन्य लोग करते रहेंगे। इस तरह से लेबर के साथ यदि प्राणी जिंदा रहता है, मनुष्य जिंदा रहता है, तो वर्क के साथ वह एक मानव समाज का निर्माण करता है। मानव समाज की उत्पत्ति ही वर्क से संबंधित कार्यों से होती है। कौशल और कलाओं के विकास से मानव सभ्यता का विकास होता है। इसलिए यह लेबर की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। और तीसरी और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण जो गतिविधि है वो है एक्शन। और एक्शन नामक इस गतिविधि में बहुत सारी गतिविधियां हो सकती हैं, और इनमें सबसे ऊंचा जो स्थान है वो एरेंट जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी को या पॉलिटिक्स को देती हैं। एक्शन की जो विशेषता है वो ये है कि यह मनुष्य को मनुष्यता से परे ले जाती है, और एक्शन से ही मनुष्य की वास्तविक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सकती है। लेबर में मनुष्य एक प्राणी मात्र है, वर्क में मनुष्य अपने मनुष्यता की गरिमा को प्राप्त करता है, लेकिन एक्शन में वह एक अति मानवीय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अपनी वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त करता है यदि वो एक्शन में भाग लेता है। और एक्शन में जो सर्वश्रेष्ठ गतिविधि है जो सभी प्रकार के राजनीतिक समाजों में पाई जाती है वो पॉलिटिक्स है। राजनीति की एक और विशेषता है कि यह स्वायत्त क्षेत्र होता है इसका, अर्थात यह किसी के अधीन नहीं होती। राजनीति ही अन्य गतिविधियों को निर्देशित और निर्धारित करती है। इसलिए यह एक सर्वोच्च एक्टिविटी है, जैसा कि अरिस्टोटल ने कहा, अरस्तु ने और प्लेटो ने कहा था। यहाँ पर जो एरेंट है वो प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन की परंपरा का अनुकरण करती हैं और उसे पुनरुत्थान करने का प्रयास करती हैं। एक्शन की जो दूसरी, पॉलिटिक्स की जो दूसरी विशेषता है वो है सहभागिता। पार्टिसिपेशन लोगों का जब 100% होगा अपने और अपना उच्चतम स्तर पर होगा, तभी पॉलिटिक्स में वास्तविक स्वतंत्रता आ सकती है, ऐसा अरेंट का मानना है। यदि राजनीति में शासक निर्णय लेते हैं और निर्णयों को लागू करते हैं, तो केवल मात्र यही राजनीति नहीं है। राजनीति वास्तव में तब घटित होती है जब राज्य की संपूर्ण जनता की सहभागिता राजनीति में सुनिश्चित होती है, और इसी कारण से वह एक श्रेष्ठतम गतिविधि है क्योंकि सभी स्वतंत्र मनुष्य उसमें भाग लेते हैं। यहाँ पर वो एक्शन के साथ कंटेम्पलेशन का भी एक तुलना करती हैं। वो ये कहती हैं कि एक गतिविधि के रूप में राजनीति जो है वो वीटा एक्टिवा का सर्वोत्तम रूप है, उसका व्यावहारिक रूप है। लेकिन यदि इसी राजनीति के जब सैद्धांतिक पक्ष की बात की जाती है तब वीटा कॉन्टेम्पलेटिवा आता है, अर्थात राजनीति कैसी होनी चाहिए, मनुष्य के समाज के वास्तविक नियम कैसे होने चाहिए, एक आदर्श समाज का निर्माण कैसे किया जा सकता है। जब मनुष्य लगातार इन विषयों पर चिंतन करता है, मनन और मीमांसा करता है, उसी के परिणाम स्वरूप एक अच्छा राजनीतिक जीवन सामने आता है। इसलिए एक्शन यदि व्यवहार का प्रतीक है तो कॉन्टेम्पलेशन सिद्धांत का प्रतीक है। वीटा एक्टिवा की सर्वोत्तम एक्टिविटी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, और उसकी जो सैद्धांतिक स्थिति है उसका नाम वीटा कॉन्टेम्पलेटिवा है। 20वीं शताब्दी का जो डिलेमा है, जो दुविधा है, वो ये है कि 20वीं शताब्दी में हमने इस कॉन्टेम्पलेशन को, इस मनन और मीमांसा और मूल्यांकन की प्रक्रिया को जरूरी नहीं समझा, इसे कोई भी बहुत हीन स्थान दिया और इसे पीछे धकेल दिया, और केवल वीटा एक्टिवा। अब वीटा एक्टिवा में भी हमारा जो एक्शन है वो वर्क के लिए है।
अर्थात अति मानव बनने की ओर राजनीति का ध्यान नहीं है, वरन मानव सभ्यता के लिए कार्य करना, और मानव सभ्यता जो है वो लेबर पर डिपेंड करती है। इसलिए 20वीं शताब्दी अगर इन तीनों गतिविधियों के महत्व के हिसाब से देखें तो उल्टी चल रही है। एक्शन वर्क के लिए और वर्क लेबर के लिए, जबकि होना चाहिए लेबर वर्क के लिए और वर्क एक्शन के लिए। इसी बात को एरेंट ये ध्यान दिलाती हैं कि मार्क्स ने भी यही उल्टा क्रम चलाया। मार्क्स के अनुसार जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसका जो बेस है वो लेबर होता है, और उसने होमो लेबर अर्थात मनुष्य एक उत्पादक प्राणी है, उसने मनुष्य को उत्पादक की सीमा तक निम्न स्तर पर मार्क्स लेकर के आ गया, और यही मार्क्सवाद की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसके विपरीत जो परंपरागत राजनीतिक दार्शनिक हुए, जैसे कि प्लेटो है, अरस्तु है, एक्विनास है, ये सभी दार्शनिक राजनीतिक गतिविधि को कंटेम्पलेशन के हाईएस्ट लेवल पर लेकर के चले गए थे। इस प्रकार से 20वीं शताब्दी में जो मानवीय गतिविधि है उसके लिए वो नए शब्द गढ़ती हैं और उन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से परिभाषित करती हैं। द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, यह पुस्तक 1951 में आई और हैना एरेंट का मास्टरपीस इस पुस्तक को कहा जाता है। इस पुस्तक में वो 20वीं शताब्दी में अधिनायकवाद के कारणों के उदय के कारणों की समीक्षा करती हैं और इसके परिणामों पर भी ध्यान आकर्षित करती हैं। 20वीं शताब्दी में जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ एक अधिनायक के रूप में, और सोवियत संघ में साम्यवाद में स्टालिन का। हिटलर और स्टालिन के शासन को वो टोटलिटेरियन रिजीम्स की संज्ञा देती हैं। ये जो अधिनायकवाद है, इन अधिनायकवाद 20वीं शताब्दी के इस अधिनायकवाद को वो पूर्व के अधिनायकवादों से अलग बताती हैं। 19वीं शताब्दी तक जो डेस्पोटिज्म था या जो निरंकुश तंत्र था, टिरेनी था, ये जो सारी जो मोनार्की था, जो एब्सोल्यूट मोनार्की था, यानी कि निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, और पुराने जो डेस्पोट्स थे, जो अधिनायक थे, जो सेना नायक थे जैसे कि नेपोलियन, ये सारे जो सर्वसत्तावादी, ये जो अधिनायक थे 20वीं शताब्दी के इस टोटलिटेरियन से भिन्न थे। और उसकी भिन्नता का आधार जो है वो हैना एरेंट ये बताती हैं कि इस 20वीं शताब्दी के इस अधिनायकवाद में जो नेता है वो जनता पर अपना आतंक मचाते हैं, जबकि इससे पहले के जो अधिनायकवाद थे उनमें शासनों पर काबिज होने के बाद उन निरंकुश शासकों ने अपने विरोधियों का नाश किया था। तो इससे पहले राजनीतिक विरोधियों को नाश करना यह प्राथमिकता रहती थी, किंतु ये 20वीं शताब्दी के नए अधिनायकवाद में पूरी जनता को ही आतंकित करना, यह अधिनायकवाद का उद्देश्य रहता है, ताकि सभी प्रकार के विरोध को कुचला जा सके। इसकी एक दूसरी विशेषता बताते हुए एरेंट ये कहती हैं कि इस 20वीं शताब्दी के जो नाजीवाद और साम्यवाद का उदय हुआ, इसमें नेता और जनता के बीच की सभी स्थापित राजनीतिक संस्थाओं का अंत कर दिया जाता है, उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। संसद, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, राजनीतिक जो है वो दबाव समूह, ये जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं इनका कोई मायने नहीं रहती और ये समाप्त हो जाती हैं, समाप्त कर दी गई। और इसलिए जो शासक हैं और जो जनता है, इनके बीच के वैधानिक नियंत्रण को समाप्त करने वाली संस्थाओं के अभाव में केवल आतंक ही है जिससे शासन आराम से किया जाता है। इस प्रकार के आतंक के शासन में मानवीय स्वतंत्रता,
रचनात्मकता और आत्मा की स्वायत्तता का पूरी तरह से क्षरण हो जाता है। और ये जो शासन है ये मानवीय सभ्यता और व्यक्ति के विकास में बाधक बनता है। उनके अनुसार यहूदियों को जर्मनी में समाप्त करना ये हिटलर का उद्देश्य नहीं था, हालांकि यही उद्देश्य बार बार बताया जाता है, किंतु एरेंट इससे आगे जाते हुए टोटलिटेरियन के वास्तविक जो ध्येय है उसको उजागर करते हुए कहती हैं कि यहूदियों का खात्मा केवल एक संकेत मात्र है। यहूदियों के खात्मे से भी आगे हिटलर का उद्देश्य ये था कि वो इसके माध्यम से संपूर्ण जनता को आतंकित करना चाहता था और अपने शासन की निरंतरता को स्थायी करना चाहता था। सत्ता की भूख, लालच और साम्राज्यवाद इस अधिनायकवाद के मूल में है, ऐसा उनका मानना है। ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियम नामक इस पुस्तक की जो अंतर्दृष्टि है वो ये है कि संविधानवाद के छद्मवेश में अराजकता और राज्य की संस्था का तेजी से विनाश होता है। यानी कि कहा यह जाता है कि हम राज्य की गरिमा का या जर्मन राष्ट्रीयता, हिटलर ने यह कहा था कि हम जर्मनी के गौरव को स्थापित करेंगे अपने शासन में और जर्मनी के संविधान को सर्वोच्च स्थान देंगे, जबकि एरेंट ये कहता है कि इस प्रकार के ये जो नारे हैं कि जर्मनी का गौरव, जर्मनी के संविधान की रक्षा, ये केवल झूठे छलावे मात्र थे, वरन इस छलावे के, इस धोखे के आवरण में अराजकता को जन्म दिया जाता है और राज्य की संस्था को ही समाप्त कर दिया जाता है। और दूसरा, विचारधारा के छद्मवेश में पहला संविधानवाद का छद्मवेश गढ़ता है कि अपने लिए, दूसरा विचारधारा का, जैसे नाजीवाद। नाजीवाद वास्तव में क्या है? तो नाजीवाद का जो छद्म आवरण था इसमें जनता को भ्रमित करना इसका उद्देश्य रहा और सत्ता से चिपके रहना यही इनका कार्य था। और फिर आतंक इनकी गतिविधि का जो मुख्य रूप था, तो आतंक के आधार पर न केवल जनता का आज्ञा पालन करना इन्होंने सुनिश्चित किया, सबसे जो गंभीर बात थी और मानवता के लिए जो सबसे बड़ा एक धब्बा था इस नाजीवाद और इसमें, वो ये था कि प्रत्येक व्यक्ति को अकेला कर दिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को अलगाव और अकेलेपन में कैद कर दिया जाता है, जहां वह परिवार, मित्र और नागरिकों के साहचर्य से ही वंचित हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति को किसी भी प्रकार की संस्था बनाने का कोई अधिकार नहीं, किसी भी प्रकार के संगठनों में किसी भी गतिविधि में भाग लेने का अधिकार नहीं है। तो ऐसा यह जो अलगाव है ये मनुष्यता को समाप्त नहीं करता, वरन स्वयं मनुष्य को समाप्त कर देता है। और जो अधिनायकवाद का जो उत्पत्ति है वो मनुष्यता को नहीं वरन मनुष्य को ही समाप्त करने के लिए हो जाती है। और एरेंट जो ये परिभाषा देती हैं कि क्या है अधिनायकवादी सत्ता, तो वो ये कहती हैं कि यह एक अथॉरिटी का अस्तित्व है, यानी एक ही सत्ता रहेगी, एक राज्य में एक सत्ता, जैसे जर्मनी में नाजी सत्ता, एक ही प्रकार की जीवन शैली रहेगी, आपको जीवन जीने के तरीकों में बदलाव सहन नहीं किया जाएगा, आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या बात करनी है, सब कुछ सत्ता के द्वारा तय होगा। तो एक ही सत्ता है, एक ही प्रकार का जीवन है, एक ही विचारधारा है और दुनिया में, पूरी दुनिया में एक ही प्रकार के इस विचारधारा के लोग होना चाहिए, यह इसका अंतिम उद्देश्य है। तो इस प्रकार से यह एक रूपता लाने का अपने उद्देश्य के साथ, यानी कि इतनी विशाल महत्वाकांक्षा कि न केवल अपने ही राज्य में वरन पूरी दुनिया की जो पब्लिक है, और यहाँ पर एरेंट जो शब्द इस्तेमाल करती हैं वो पब्लिक के बजाय पब्लिक्स, PUBLICS, तो पीपल्स, पूरी दुनिया के जो लोग हैं उन्हें इसके अधीन लाना है, ऐसा गहरा साम्राज्यवाद इसमें पाया जाता है। अगले वीडियो में बाकी हम देखेंगे। धन्यवाद।